हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, जिसको कि 15th ऑफ जनवरी को लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके मेजर कंपोनेंट्स और कैसे ये स्कीम इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम इस स्कीम के बेसिक फैक्ट्स पे बात करते हैं। ये स्कीम का थर्ड फेज है, जिसको कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि 15 जनवरी को लॉन्च किया गया है 717 डिस्ट्रिक्ट्स में बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि जो स्कीम है उसको किसने लॉन्च किया है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास। अब दूसरी बात, इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है, इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया है, और इसका जो बजट आउटले है वो 948.90 करोड़ है। जबकि जो इसका फेज 2 था, जो पार्ट 2 था इसका, उसमें 12,000 करोड़ का बजट था फॉर 4 ईयर्स। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट को एक स्टेप और आगे ले जाएगी आत्मनिर्भर भारत के लिए और वोकल फॉर लोकल के लिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारी कंट्री में स्ट्रांग हो, जिसके लिए कि स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम थोड़ा सा इस स्कीम की बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि स्कीम कब लॉन्च की गई। तो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम था उसको 16 ऑफ जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया, इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए। इसका जो फेज 1 था और जो 2 था, उससे जो एक्सपीरियंस गेन हुआ उससे ये जो न्यू वर्जन ऑफ स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। और इसका मोटिव ये भी है कि कोविड-19 के चलते जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कैसे जो यूथ है उसको यूटिलाइज़ करना है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए भी और कंट्री की प्रोग्रेस के लिए भी। जैसे यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे जो इसका जो पार्ट 2 था स्कीम का, उसमें जो स्किल डेवलपमेंट थी उसके प्लेटफ़ॉर्म को और ज़्यादा ब्रॉडन किया गया। उसमें जो रिकॉग्नाइज़ेशन ऑफ प्रायर लर्निंग था, आरपीएल कंपोनेंट जो था वो ऐड किया गया, और जो फ़ोकस था वो ट्रेनिंग पे था। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, इसका मेन पर्पस है कि जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको कवर करना, और जो न्यू एज स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करना, और जो इंडस्ट्री 4.0 है उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करना। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो आज के टाइम में एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है, और इंडिया के लिए खासकर एक नेसेसिटी है, जहाँ की डेमोग्राफिक डिविडेंड के चलते जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसी के साथ साथ ही जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हर साल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट पास आउट होते हैं या इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं, लेकिन जॉब बहुत कम लोगों के पास होती है। उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जो स्किल ट्रेनिंग है उसको स्टार्टिंग से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की है, उसका फोकस भी वोकेशनल ट्रेनिंग ही है, और इसी में ये जो 3.0 है, ये एक प्रोपेगेटर की तरह काम करेगा, एक अर्ली लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, कि एक इकोसिस्टम यूथ के लिए बनाना चाहते हैं, जिसमें कि इन्फॉर्म चॉइसेस हों अवेलेबल स्किलिंग एवेन्यूज में, और इसके अंदर यूथ को स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दोनों प्रोवाइड किया जाएगा, जो सर्टिफिकेशन वैलिड होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी। और इसके अंदर जो सस्टेनेबल स्किल सेंटर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाएगा। और इसने जो अपना एक टारगेट सेट किया है कि एटलीस्ट 8 लाख जो यूथ है उसको इस टाइम पीरियड में कवर करना है, इस स्कीम के पीरियड में कवर करना है। अब हम बात करेंगे कि स्कीम के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो अगर हम कोर प्रिंसिपल्स में आए तो सबसे पहले ये ट्रेनिंग लर्नर सेंट्रिक है। जो ट्रेनी है और जो लर्नर है, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पे फोकस किया जाएगा। जबकि पहले जो था वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर ड्रिवन था, पहले केवल ट्रेनिंग पे फोकस था। लेकिन अब क्या है कि जो ट्रेनिंग है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो इन्फॉर्म चॉइसेस पे होगा, तो फोकस जो है वो ट्रेनी लर्नर सेंट्रिक हो गया।
फिर जो प्लानिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लानिंग की जाएगी, ग्रास रूट लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि वहाँ पे लोकलाइजेशन ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा टच में आ सकते हैं। ये जो न्यू मॉडल है इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के पास या यूनियन टेरिटरीज के पास है रेदर देन सेंटर। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज हैं और जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और बहुत सारे जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं उनको तैयार किया जाएगा। जो डायरेक्ट फंडिंग है वो भी ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स प्रोग्राम में दी जाएगी। अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज हैं या स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा स्ट्रेटेजिक और फंडिंग सपोर्ट के थ्रू। फिर एक सर्टिफाइड ट्रेनर्स का पूल क्रिएट किया जाएगा। डायरेक्ट फंडिंग जो है वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम्स में दी जाएगी क्योंकि सर्टिफाइड ट्रेनर्स होंगे तभी तो स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये बहुत एसेंशियल है, इसका एक कोर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो मेजर फोकस है वो अप स्किलिंग और रीस्किलिंग पे है क्योंकि कुछ लोगों के पास स्किल है लेकिन अब वो जो स्किल है वो करंट नीड्स के साथ मैच नहीं करती, तो अप स्किलिंग और रीस्किलिंग जो है इसका मेजर फोकस है इंडस्ट्री 4.0 के कोर्सेज को ऐड करके, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एआई आता है। फिर इसमें जो मेजर फोकस है वो ऑनलाइन और डिजिटल ट्रेनिंग को दिया जाएगा ताकि वाइड कवरेज की जाए। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक कॉमन असेसमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे और ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स को भी यूज़ किया जाएगा क्योंकि असेसमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रेनिंग है वो टू द मार्क है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें लार्ज स्केल जो है ग्रास रूट पब्लिसिटी की जाएगी जिसमें कि बुक्स और पैम्पलेट्स बांटे जाएंगे, मीडिया कैंपेन्स किए जाएंगे ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाएं। अब हम आगे बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रेनिंग पे कि इसके अंदर ट्रेनिंग के दो मोड्स हैं। पहला है 100% क्लासरूम बेस्ड अप्रोच जिसमें कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है वो एफिलेटेड जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वहीं पे कराया जाएगा। दूसरा है ब्लेंडेड अप्रोच जिसके अंदर जो थ्योरी पोर्शन है वो डिजिटली या ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ट्रेनिंग सेंटर्स पे दिया जाएगा। अब हम इसके मेजर कंपोनेंट्स पे आते हैं। इसका पहला कंपोनेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सेंटर और स्टेट कंपोनेंट में स्कीम के, और इसमें जो मेन प्रोविजन है वो है जो फ्रेश ट्रेनीज हैं उनकी स्किल के लिए जो पहली बार सीख रहे हैं, और जो ट्रेनीज हैं या रीस्किलिंग के लिए आए हैं, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है ये उनके लिए है। जो रीस्किलिंग में जो सेक्शन होता है ये वो लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी फॉर्मल या इनफॉर्मल स्किलिंग ट्रेनिंग होती है लेकिन उनको एडिशनल स्किल सेट्स चाहिए, तो इसका जो फोकस है वो फ्रेश स्किलिंग फॉर ट्रेनीज पे है। नेक्स्ट है कि इसमें जो ट्रेनिंग है पहले तो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो सेट किया गया है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग देने के बाद इंग्लिश, एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप जो मॉड्यूल है उसमें भी एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर एड ऑन ब्रिज कोर्सेज भी कराए जाएंगे जिसमें लैंग्वेज कोर्सेज भी होंगे ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया जाए, सो दैट जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी जो इंडियन यूथ है वो क्वालिफाई हो पाए। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो फिक्स नहीं की गई, हर जॉब रोल के लिए डिफरेंट है। इसके अंदर हम अब बात करेंगे कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है उसके टारगेट बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन कोई भी 15 से 45 की एज के बीच, बस उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और जो जॉब रोल जो भी जॉब रोल उसको परफॉर्म करना है, जिस चीज़ की उसको ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए जो क्राइटेरिया होगा वो फुलफिल करना होगा। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर स्किलिंग है। ये एक स्किल सर्टिफिकेशन कंपोनेंट है जिसका टारगेट लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ है जिनको कि इंडस्ट्रियल रेलेवेंट स्किल सर्टिफिकेशन देना है ताकि वो लोग और बेटर अर्निंग कर पाएं। जिन लोगों के पास प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है या स्किल है तो वो लोग अपने वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर उनकी असेसमेंट होगी और उनको जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो दिया जाएगा ताकि जो स्किल है वो और उसकी अप टू डेट हो जाए। इसमें फ्रेशर्स नहीं है, इसमें वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल कंपोनेंट है।
लेकिन जो स्किल है वो अप टू मार्क नहीं है। और इसका जो मेन फोकस है वो अनरेगुलेटेड सेक्टर पे है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनरेगुलेटेड सेक्टर में ही है। तो इसका जो आरपीएल का जो फोकस है वो है ही अनरेगुलेटेड सेक्टर। अब हम आरपीएल के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के स्टैंडर्ड में लाना। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उन वर्कफोर्स की जो कॉम्पिटेंसी है उसको उसके इक्वल लाना। सेकंड है एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ाना। अगर आप बेटर स्किल होंगे तो आपके पास ऑप्शंस भी उतनी ज़्यादा अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, जो प्रिविलेज पे बेस्ड है सर्टेन फॉर्म ऑफ नॉलेज पे, उसको हटाना। क्योंकि बहुत लोगों के पास स्किल होती है लेकिन वो स्किल जो होती है वो ऑब्सलीट हो चुकी होती है, टाइम के साथ, टाइम फ्रेम के साथ मैच नहीं कर रही होती है। तो इस आरपीएल का फोकस यही है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है जो अनरेगुलेटेड सेक्टर में है वो स्किल ट्रेनिंग ले और बेटर परफॉर्म करे। स्किल ट्रेनिंग से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अगर सब स्किल ट्रेंड हो जाएंगे तो इंडिया को जो जीडीपी है वो भी ग्रो करेगा और जो वर्क फोर्स है वो एक प्रोफिशिएंट वर्क फोर्स बनेगी। अब हम लास्ट में ये बात करेंगे कि जो 3.0 जो इसका स्कीम का जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या मेजर चेंज आई है। तो इसमें जो मेजर चेंज है वो यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनका जो रोल है अब वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही ट्रेनिंग को डिसाइड करेंगे कि क्या डिमांड है। जॉब मैचिंग और क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है अब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के पास होगी, जो कि एक प्लस पॉइंट है क्योंकि ग्रास रूट लेवल से ही जो स्किल लेवल है, जो स्किल डेवलपमेंट है उसको इन्हेंस किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है उसको फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके पास ज़्यादा पावर होगी जॉब मैचिंग में, जॉब्स मैपिंग में और जॉब लिंक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी असेसमेंट के, और वो लोग उसका जो आउटकम है उसको भी मॉनिटर करेंगे। तो ओवरऑल जो मेन फोकस है वो इसीलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए, और उनको तभी कवर किया जा सकता है जब जो ग्रास रूट लेवल है वो वर्क करे, ताकि जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं, जितने भी रूरल एरियाज हैं, उनका जो यूथ है उनको भी कवर किया जाए। अब हम देखेंगे कि जो इसका जो 2.0 फ्रेमवर्क था उसकी अचीवमेंट्स क्या रही। तो उसमें जो टॉप 5 स्टेट्स थी जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स इम्पार्ट की गई, उसमें सबसे पहले यूपी है, फिर महाराष्ट्र, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड असम। इसी के साथ ही कौन से 5 सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी गई, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, फिर अपैरल है, फिर एग्रीकल्चर, रिटेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। उसके साथ ही इसकी अचीवमेंट की सबसे बड़ी बात है कि इसमें मोर देन 44 लाख जो विमेन हैं उनको ट्रेन किया गया है, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके भी 450 मेंबर्स के करीब को ट्रेनिंग दी गई है, जो कि एक वल्नरेबल सेक्शन है उसको फोकस किया गया है। और फिर जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी एक मेजर पार्ट रहे जिन लोगों ने इस स्किल ट्रेनिंग ली। और जो अनदर फेदर हैं वो ये हैं कि जो दिव्यांग हैं उन मोर देन 48,000 जो दिव्यांग हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई और सर्टिफाई किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है इसका भी बहुत बड़ा रोल है जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको एम्पावर करने के लिए। तो ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसी के साथ ये वाली डिस्कशन कंक्लूड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।